अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच। सुहेल साहब, आज ज़िमनी इंतखाबात पर बात करेंगे और अहम सीटों पर मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। आपका तज्ज़िया हम पहले भी लेते रहे हैं, बताएगा कि माजी में भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, अब होने जा रहे हैं, नतीजा कितना मुख्तलिफ हो सकता है? देखें, ये इस दफ़ा वाला जो ज़िमनी इंतखाब है, ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, ये मिनी इलेक्शन है। 16 कौमी असम्बली की सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में। इस तरह तकरीबन 25 के करीब जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं उन पर इलेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, इसे बजा तौर पर मिनी इलेक्शन कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके नताइज जानना चाहें और माजी में कोई अगर हमारे सामने मिसालें हों तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये है कि अभी इलेक्शन को सिर्फ 3 माह हुए हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली यानी पब्लिक ओपिनियन के अंदर कोई चेंज वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नहीं आई होगी, क्योंकि इतना थोड़ा वक्त है, अभी लोग इतनी जल्दी बदलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि बाय इलेक्शन में आम तौर पर बरसरे इक़्तिदार जमात को एज हासिल होता है, यानी अगर वो पहले कमज़ोर भी थी तो लोग समझते हैं कि उसके साथ तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। तो सुहेल साहब, इसका मतलब है कि केपीके में तहरीक इंसाफ, पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी ही दोबारा वापस आएंगे? मजमूई तौर पर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन एक्सेप्शंस होंगी और एक्सेप्शन से वो जो चंद एक्सेप्शंस होंगी उनसे ये नापा जा सकेगा कि कौन सी जमात की मकबूलियत में कमी हुई है या कौन सी जमात के बारे में लोगों की ओपिनियन के अंदर तब्दीली आई है। ठीक है सुहेल साहब, तो ऐसे करते हैं कि हम कुछ अहम सीटों पर आपका तज्जिया लेते हैं और हमें बताइएगा कि पेशावर NA1 पर आपका तज्जिया पिछली बार बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था, तो इस बार आप क्या कहते हैं? देखिए, पिछली ये जो NA1 पेशावर थी, ये बड़ी ही अहम सीट है। एक तो पहली कौमी असम्बली की सीट पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसकी अपनी अहमियत है। फिर पेशावर की सीट है, फिर जो बलोर फैमिली है इसकी बड़ी स्ट्रांग फुटिंग है वहाँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा गुलाम अहमद बलोर को से जीती सीट, एक दफ़ा हारी भी, यानी गुलाम अहमद बलोर ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी हरा दिया 1990 के इलेक्शन में, लेकिन इमरान खान ने गुलाम अहमद बलोर को हरा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी और तवक्को भी थी कि इमरान खान की जिस तरह पॉपुलैरिटी थी KPK के अंदर, ये तवक्को की जा रही थी। 60,000 का मार्जिन से हराया था गुलाम अहमद बलोर को इमरान खान ने। अब क्या इतने 3 महीने के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि गुलाम अहमद बलोर दोबारा जीत जाएं? वो कह रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा। पेशावर जो है ये कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल है, हेड क्वार्टर है, और अगर तो KPK की हुकूमत की गवर्नेंस बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी है कि 3 महीने के अंदर उसका मैसेज लोगों को ये चला गया है कि ये कामयाब नहीं हो सकते, फिर तो गुलाम अहमद बलोर जीत जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कुछ मैसेजेस जो पंजाब में आए हैं KP की गवर्नमेंट के, वो बहुत ही बुरे हैं। मसलन परवेज़ खटक का सलामी लेने ना जाना, इस पे लोगों ने, मुझे तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने कहा है कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं। तो इसलिए अब पूरी जोर लगाना होगा KP गवर्नमेंट को कि वो ये सीट जीतें और बाकी की भी बाई इलेक्शन में सीटें जीतें, ताकि साबित हो कि ये सब प्रोपेगेंडा है और अभी भी KPK के अंदर PTI जो है वो पॉपुलर है। और PTI को भी चाहिए कि नज़र रखे KPK गवर्नमेंट के अंदर और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करें। सुहेल साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने NA25 डेरा इस्माइल खान से सीट खाली की है, इस सीट पर आप क्या देखते हैं कि नताइज अब क्या होंगे? देखिए, ये इस सीट का भी जायजा लें तो एक तो बहुत बड़ी तब्दीली ये आई है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने साहबजादे मौलाना असद महमूद को इस सीट से ले आए हैं और अब उनकी 3rd जनरेशन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में आ गई है। पहले मौलाना मुफ्ती महमूद, फिर मौलाना फजलुर रहमान, अब मौलाना असद महमूद साहब। और ये जो सीट उन्होंने खाली की है, इसमें अब फिर उनको फ़ायदा है मौलाना फजलुर रहमान को कि 3 वे फाइट है। और कुंडी ख़ानदान के 2 जो लोग हैं, फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी से और दावड़ कुंडी जो हैं वो PTI से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ 2 जमातों से और कुंडी ख़ानदान के ही लोग। कुंडी ख़ानदान का आपने नाम लिया, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कुंडी ख़ानदान जो है ये पश्तो स्पीकिंग है कुंडी, और ज़ाहिर ये इनकी वहाँ कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन इनकी वहाँ पे सराइकी स्पीकिंग है डेरा इस्माइल खान के अंदर।
लेकिन ये पॉलिटिक्स बहुत सालों से पॉलिटिक्स में है, इनका इन्फ्लुएंस है और अपने इन्फ्लुएंस की वजह से ये जीतते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी पश्तो स्पीकिंग है और बुनियादी तौर पे इनके जो बुजुर्ग थे वो भी अफगानिस्तान से हिजरत करके आए हुए हैं, तो ये दोनों ही नेटिव्स नहीं है उस तरह से डेरा इस्माइल खान के। ठीक है सुहेल साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और भी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर सुहेल साहब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद दारुल खिलाफा NA-48 एक और बहुत अहम सीट PTI की जानिब से असद उमर को मैदान में उतारा गया है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर नताइज किस तरह रहेंगे? देखिए, PTI ने ये सीट जीती थी, जावेद हाशमी साहब ने तकरीबन 21,000 की लीड से ये सीट जीती थी नून से, तो अब भी बज़ाहिर तो उन्हें मार्जिन हासिल है, लेकिन मिल जाएगी असद उमर को। अब सवाल ये पैदा हो गया है कि मरकज के अंदर और पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत आ गई। अब इन्हें ये एज हासिल हो गया कि जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि इन्हें एज हासिल है, लेकिन क्या PTI 3 माह के अंदर अपनी मकबूलियत खो चुकी है? मेरा ख्याल है अब भी स्ट्रांग तो असद उमर को होना चाहिए, लेकिन फिर ये देखना होगा कि कहीं नून लीग ने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर लिया अपनी हुकूमत के तहत, अपने अच्छे उम्मीदवार के तहत उन्होंने चौधरी अशरफ गुज्जर को खड़ा किया है। तो इस ऐसे लगता है कि दही आबादी पे ऊपर नून लीग ने फोकस किया है। असद उमर का उनका ख्याल होगा कि शहरी आबादी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने दही सीट से ज़्यादा फोकस करके उनको लेके आए हैं। तो ये एक तरह से मुकाबला होगा दही आबादी वर्सेस शहरी आबादी। सुहेल साहब, एक और अहम हल्का मियाँ वाली NA-71, वहां से इमरान खान ने विन किया लेकिन सीट छोड़ दी, तो अब आपको क्या लगता है? मेरा ये बताएगा कि सीट उन्हें छोड़नी चाहिए थी? मेरा ख्याल है उन्हें मियाँ वाली की सीट नहीं छोड़नी चाहिए थी, अगरचे वजह ये हो सकती है कि पिंडी में मार्जिन कम था और उनका ख्याल PTI का ख्याल ये होगा कि टफ कॉन्टेस्ट हो जाएगा, लेकिन मियाँ वाली में उनकी स्ट्रांग रूट्स हैं और जिस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में हार गए थे उस वक्त भी मियाँ वाली में जीते थे। और नवाज शरीफ साहब को अगर मद्देनज़र रखें, उन्होंने लाहौर की सीट रखी है और सरगोदा वाली सीट छोड़ दी है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें मियाँ वाली सीट वाली जो सीट है वो रखनी चाहिए। तो बताएगा कि अब क्या इम्कान है इस सीट पर जीतने का किसका? इस दफ़ा देखें, आयला मलिक साहबा जो थी वो उम्मीदवार थी PTI की, वो नायल हो गई। अब उन्होंने अपने कज़न और बहनोई, उनके कज़न भी हैं बहनोई भी हैं, मलक वहीद ऑफ कालाबाग, उनके लिए PTI का टिकट जो है वो हासिल किया है और मुकाबले में हैं उबैदुल्ला खान शादी खेल और जो इनके कज़न हैं आयला मलिक के और मलक वहीद के मलक अमाद जो पिछली दफ़ा MNA थे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर मुमलकत भी थे, वो मुखालफत कर रहे हैं इनकी मलक वहीद की, वो उबैदुल्ला शादी खेल के साथ हैं। और इमरान खान के जो कज़न हैं वो भी इनामुल्लाह नियाज़ी और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो इमरान खान के बहनोई भी हैं, तो वो भी दोनों मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन काफ़ी बड़ा था, इसलिए इतनी जल्दी तब्दीली का इम्कान नहीं है, लेकिन टफ कंटेस्ट होगा एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट टू बी सीन। सर साहब बताइएगा, ये उबैदुल्ला शादी खेल ये कौन है? ये उबैदुल्ला शादी खेल लोकली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। इनके वालिद मलक गुलाम सूर शादी खेल जो हैं ये सदाबहार MP रहे हैं, यानी कुछ भी हो जाता था ये MP इलेक्ट हो जाते थे। ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, पुलों, ये जो पुल बनते हैं सड़कों के, लंबे लंबे पुल नहरों पे, दरियाओं पे, ये पुल बनाते हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और लोकल वहाँ पे मियाँ वाली में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। सही। और कालाबाग फैमिली की सियासी सिचुएशन भी आपको लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? ये कालाबाग फैमिली पहली दफ़ा तारीख में मुनक़सिम हो गई, यानी मलक अला यार और मलक मुजफ्फर के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और मलक असद और उनके बच्चे अलग हो गए हैं, तो ये एक तरह से डिवाइड नज़र आ रही है। मुजफ्फरगढ़ जमशेद दस्ती की सीट पर क्या फैसला होगा? जमशेद दस्ती साहब अपनी सीट विकेट कर चुके हैं, 2 सीटें जीते थे, ये विकेट कर चुके हैं। अब इन्होंने अपने भाई को लाए हैं जावेद दस्ती को, और इनके मुकाबले में वेटरन गुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी खर हैं। ये गुलाम मुस्तफ़ा खर के भाई हैं छोटे, और इनका भी बड़ा लोकल इन्फ्लुएंस है। ये भी बड़े सदाबहार MP रहे, वज़ीर बनते रहे, और ये हिना रब्बानी खर जो हैं उसके वालिद भी हैं, और हिना रब्बानी खर अपने वालिद ही की सीट पर उन्हीं की वजह से इलेक्ट हुई थी।
सुहेल साहब, पीर सदरुद्दीन राशदी मौजूदा पीर पगाड़ा के भाई हैं और इस वक्त जो है NA 235 से उन्होंने सांगड़ सिंध से अपनी सीट भी खाली की है। यहाँ पर आप क्या समझते हैं, ज़िमनी इंतखाब की सूरत हाल क्या होगी? मेरा ख्याल है कि ये भी बज़ाहिर तो सीट फंक्शनल लीग को एज है, 12,000 की लीड से जीते थे और फिर सांगड़ में उनका इन्फ्लुएंस भी है फंक्शनल लीग का। तो लेकिन शाजिया मरी को लेके आई है पीपल्स पार्टी फिर, और इस वक्त उनकी सूबाई हुकूमत है। बहुत सारे इलेक्शन जो वोट हैं वो कैंसिल हो चुके हैं इलेक्शन से पहले ही, और उनमें से ज़्यादातर फंक्शनल लीग के वोट थे। और ये इस सीट का कुछ हिस्सा कच्चे के साथ लगता है, और कच्चे के बहुत सारे वोट जो थे वो आम तौर पे फंक्शनल लीग को मिलते थे कि आप वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और दूसरा सूबाई हुकूमत जो है वो भी बड़ा इस दफ़ा जोर लगाएगी। और लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन की बड़ी नज़र है, इस दफ़ा दोनों पार्टियां धांधली नहीं कर सकेंगी। सुहेल साहब, पंजाब की 2 ऐसी सीटें जहां पर रिश्तेदार ही आपस में मद्दे मुकाबले हैं, उन पर भी आपका तज्जिया लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुहेल साहब, बताइएगा पंजाब की 2 अहम सीटें PP 193 और PP 243, इन पर ज़िमनी इंतखाबात की सूरत हाल क्या रहेगी? ये दोनों हल्के बड़े दिलचस्प हैं। एक हल्का जो है PP 193, ये तो मियां मंजूर भट्टू साहब यहाँ से जीतते रहे। अब इस दफ़ा उनके मद्दे मुकाबल मियां मोइन भट्टू साहब जो हैं वो जीते हुए हैं। और जो ये सूबाई असम्बली की सीट खाली हुई है, यहाँ मियां मंजूर भट्टू के बेटे खुरम जहांगीर हारे थे, और इनके मद्दे मुकाबल आए हैं नूरुल अमीन भट्टू साहब। वहाँ भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि एक तरफ तो खुरम जहांगीर भट्टू हैं, मियां मंजूर भट्टू के बेटे, दूसरे मियां यासीन भट्टू के जो बेटे हैं जफ़र यासीन भट्टू, वो आज़ाद खड़े हो गए हैं। और उनके जो कज़न हैं नूरुल अमीन भट्टू, उनको नून लीग ने टिकट दे दिया। तो अब ये दोनों कज़न भी मद्दे मुकाबल हैं और दूसरे भट्टू साहब भी, लेकिन जीती तो नून लीग थी। अब देखें ये तीनों भट्टू जो हैं उनमें से कौन सा भट्टू जीतता है। सही, और फैसला जो है वो ज़िमनी इंतखाब में सामने आ ज़िमनी इंतखाब में सामने होएगा। बिल्कुल। सैफ खोसा और हसामुद्दीन खोसा भी मद्दे मुकाबल हैं 243 से, उनके हवाले से कुछ बताएं। ये तो सगे भाई हैं, और हसाम खोसा सबसे बड़े हैं, उस सबसे छोटे दोस्त मोहम्मद खोसा हैं। ये दोनों भाई तो अपने वालिद सरदार जुल्फ़कार खोसा के साथ हैं। लेकिन जो दरमियान वाले सैफुद्दीन खोसा हैं वो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हसाम खोसा नून की तरफ से लड़ रहे हैं। और एक तीसरे कैंडिडेट अहमद अली दरीशक भी हैं जो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लगारी ख़ानदान का भी यहाँ बड़ा इन्फ्लुएंस है। बज़ाहिर तो उन्हें PTI को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि वो उनका शायद सैफ खोसा के हक में है। तो अभी जिधर लगारी ख़ानदान अपने वोट डालेगा शायद उसका पल्ला भारी हो जाएगा। सुहेल साहब, अहम सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की सूरत हाल पर तो आपसे बात की। दहशत गर्दी इस वक्त बहुत बड़ा मसला, इंतहा हो चुकी है और कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। आपकी नज़र में हल क्या है, ये बताएं। देखें जी, मैं कोई बहुत बड़ा फिलासफर तो नहीं हूँ, और अक्सर हम ये दुआ मांगते थे कि या अल्लाह हमें अक्लमंद हुक्मरान दे। अब मेरा ये ख्याल हो गया है कि ठीक है, अक्लमंद हुक्मरान होने चाहिए, निडर होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो बेखौफ होकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें और लड़ पड़ें। शायद इस वक्त शायद अक्लमंदी से ज्यादा बहादुरी की जरूरत है। थोड़ी सी मैडनेस जो है वो चाहिए। लेकिन ये बताएं कि इलेक्शन तो हो चुके, अब लड़ें कैसे? ये मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन भी हम लड़ के सारा कुछ देख चुके हैं, अक्लमंद हुक्मरान भी आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें चाहिए कुछ ऐसे निडर, बेखौफ, नीचे लड़ने वाले सिपाही, ऐसे जनरल, ऐसे सिविलियन पुलिस ऑफिसर, ऐसे उनके वजीर जो निडर हो के लड़ भिड़ जाएं, नसीरुल्लाह बाबर बन जाएं, और शायद जुमरद खान जैसी बेवकूफ़ी भी दिखा दें। डजेंट मैटर, बहादुरी और बेवकूफ़ी के दरमियान बड़ी थोड़ी सी लाइन होती है। बाज़ लोगों के नज़दीक वो बहादुरी होती है, बाज़ के नज़दीक वो बेवकूफ़ी होती है। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त लाइन किसने क्रॉस की, कौन लड़ने के लिए आगे बढ़ा, ये देखना होगा तारीख में। सुहेल साहब, काफी अरसे से किताब का जिक्र नहीं हुआ है, आज की किताब कौन सी बताइए? ये मौका ही नहीं मिलता, टाइम खत्म हो जाता है। ये आज मैं किताब आजकल पढ़ रहा हूँ, ये लॉर्ड मैकाले
एक बड़ा अहम किरदार बरसगीरे पाको हिंद जिसको हम कहते हैं, इसका किरदार था लॉर्ड मैकाले, जिसने एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसमें कि ये नया सिलेबस, ये अंग्रेजी की पढ़ाई स्कूलों के अंदर शुरू हुई, और इंडियन पेनल कोड, ये दो बड़े इसने काम किए। बड़े मुतनाज़ा भी हैं, लोग कहते हैं अंग्रेजी पढ़ने वालों को चिल्ड्रन ऑफ मैकाले, लेकिन इसने जो दिलचस्प चीज़ें नज़र आईं कि अमूमी जो राय आमा है उसके खिलाफ ये टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा एडमायर था, क्योंकि इसका एक चचा जो था जो मैकाले, जनरल मैकाले, वो इसके खिलाफ लड़ा था, लेकिन ये टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा एडमायर है। और फिर इसने जो अपनी किताब में हिंदुइज्म और इस्लाम का मुकाबला करके इसने कहा इस्लाम बहुत बड़ा रिलीजन है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा अच्छा रिलीजन है। तो बड़ी दिलचस्प किताब है, जिसको भी मौका मिले लॉर्ड मैकाले को अगर जानना है तो इसको जरूर पढ़ें। ठीक है सोहेल साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे, फीडबैक से जरूर अपडेट करते रहिए। MMEdgeo.tv पर अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।